सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव, सलाम। स्वागत एक बार फिर से आप सभी का रेलवे टेक्स्ट बुक पर और मेरा नाम है गगन। तो आज आ चुका है दोस्तों मुकद्दर का सिकंदर बनने का मौका। आज आ चुका है दोस्तों वो दिन जिसके लिए बच्चे पूरा हफ्ता पढ़ रहे थे। मतलब आज करेंगे हम दोस्तों पूरा एक हफ्ते का करंट अफेयर्स का रिवीजन। अब बोलेंगे सर ऐसी भी क्या बड़ी बात होगी, बाकी भी तो करते हैं। हमारे यहां कुछ अलग है। हम क्लास कैसे पढ़ते हैं, अब देखो हम क्लास कैसे पढ़ते हैं आपको मैं बताता हूं। 1 जून मान लीजिए कोई करंट अफेयर है, पहले हम उसे पढ़ते हैं बिल्कुल एक थ्योरी के फॉर्मेट में, कहानी की तरह की। भैया क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों हुआ था, क्या है ये, क्यों है ये, हाँ मगर जो भी है क्या खबर है। अगले दिन उसके फिर जब 2 जून होता है, इसी के ऊपर बेस्ड हम करते हैं दोस्तों क्या, एमसीक्यू, ताकि पेपर में क्या आएगा आपका भी दिमाग थोड़ा सा चले कि भैया क्या सवाल आ सकता है पेपर में। और फिर उसके बाद हफ्ते के अंत में हम करते हैं दोस्तों उसी करंट अफेयर का वीकली रिवीजन, और महीने के एंड में हम करते हैं दोस्तों उसी करंट अफेयर का मंथली रिवीजन। मतलब सिर्फ क्लास में आने मात्र से आप एक करंट अफेयर को एक महीने में 4 बार पढ़ लेते हो। सोचो अगर आप अपने आप पढ़ने लग गए तो क्या होगा। इसलिए आज की क्लास है मुकद्दर का सिकंदर बनने वाली क्लास, उन बच्चों के लिए जिन्होंने पूरा हफ्ता क्लास लगाई है, क्योंकि आज उनको अपने ऊपर एक भरोसा होगा अलग ही कि यार करंट अफेयर याद हो जाते हैं। कि पता नहीं किसने बनाया हुआ है कि करंट अफेयर नहीं याद होते, बहुत सारे होते हैं, करने वाला होना चाहिए, हम तो सबको याद करा देंगे। तो कुछ बड़ी खबरें जो इस हफ्ते हुई थी तो वो हमने लिखी है, जैसे कि 100वां रामसर स्थल मिला है दोस्तों बलिया उत्तर प्रदेश में, क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। नॉर्वे शतरंज का खिताब जीता है, पहली बार किसी इंडियन ने जीता है, आर प्रगनंदा ने किसे हराया वो पढ़ेंगे। 51 नंबर के हमारे एयरफोर्स के उप चीफ बने हैं। फ्रेंच ओपन हो गया इस हफ्ते। प्रोजेक्ट पैट्रियट पाइपलाइन शुरू करी थी यूएसए ने। 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन हुआ जयपुर में, और भी ढेर सारे ऐसे थे करंट अफेयर जो हमने इस हफ्ता भर में पढ़े, और जो आज आपके पत्थर की लकीर की तरह पक्के हो जाएंगे अगर आपने पूरा हफ्ता क्लास लगाई है। अगर लगाई है तो भी सही, नहीं भी लगाई है टेंशन मत लेना। क्लास ऑब्वियसली मैं हर सवाल पर 4 से 5 सेकंड का वेट करूंगा। सवाल को ऑब्वियसली हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, क्योंकि अगर एक्सप्लेन करने लग गए तो 5 घंटे लगे हैं हमको करवाने में, 5 घंटे लग जाएंगे आज की क्लास में। तो क्लास में हम एमसीक्यू करेंगे, लेकिन साथ में आपको थ्योरी भी मिल जाएगी। तो मान लीजिए जिस बच्चे ने आज पहली मान लीजिए क्लास लगा रहा है तो उसके लिए थ्योरी भी मिलेगी क्लास में। तो शुरू करते हैं फटाफट क्लास को। तो आपको सबसे पहले आपकी सबसे प्रिय पीडीएफ कहां मिलेगी, गगन सर रेलवेज नाम का टेलीग्राम चैनल है, इस चैनल पर दोस्तों आपको पीडीएफ मिल जाएगी। शुरू करते हैं। 4 से 5 सेकंड हर सवाल पर जवाब देना है, क्योंकि आज है ये आपका टेस्ट। सीधी सी बात है। आई किस देश का एक्सचेंज भारत को पीछे छोड़ दिया और दुनिया का 6वां सबसे बड़ा एक्सचेंज बन गया, यानी कि भारत को 7वें पोजीशन पर गिरा दिया। चलिए, इससे पहले भारत को दोस्तों ताइवान ने 6ठे पोजीशन पर गिरा दिया था, और भारत की अब 6ठी पोजीशन को भी दोस्तों गिरा दिया है, 7वें पर आ गया भारत। ये 6ठे पर कौन आ गया है, ये आ गया भैया साउथ कोरिया आ गया है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज कहां पर है, 75 ट्रिलियन डॉलर का, 75 ट्रिलियन डॉलर का एक्सचेंज दोस्तों दुनिया का सबसे बड़ा एक्सचेंज है। ये आया है दोस्तों अमेरिका का। अच्छा, बाय द वे इलॉन मस्क दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन चुका है, यानी कि उसकी जायदाद 1 ट्रिलियन डॉलर की हो चुकी है। 999 बिलियन डॉलर के बाद आता है 1 ट्रिलियन। दुनिया का पहला ट्रिलियनियर बन गया है दोस्तों, कौन, इलॉन मस्क। ध्यान रखेंगे सबसे बड़ी दोस्तों अर्थव्यवस्था, सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था भी इन्हीं की है, सबसे डेवलप्ड कंट्री भी यही है, सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज भी इनका ही है। ध्यान रखेंगे। आई जैसे मैंने बोला थ्योरी आपको मिल जाएगी, टेंशन नहीं लेने का। आई मई में 6,66,000 टन एलपीजी की आपूर्ति करके कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा एलपीजी आपूर्तिकर्ता बना। तो पहले हम ऑब्वियसली मिडल ईस्ट से मंगाते थे एलपीजी, कभी हमको कुवैत ने दे दिया, कभी सऊदी ने दे दिया, कभी यूएई ने दे दिया, लेकिन फिर वहां पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद हो गया। फिर हमें तेल दे रहा था अमेरिका। अमेरिका बन गया दोस्तों मई में हमारा सबसे बड़ा एलपीजी की हमारी खपत को, हमारी डिमांड को पूरा करने वाला। नेक्स्ट, भारत ने मार्च 26 में 7 वर्षों के अंतराल के बाद किस देश से एलपीजी आयात फिर से शुरू किया, और अमेरिका के बाद मई 26 में दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा एलपीजी भारत ने दोस्तों उस देश से लिया। कौन से देश की बात हो रही है। जो बच्चे हफ्ते में क्लास लगाई है, कमेंट सेक्शन में मैं वैसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, आज कोई सवाल नहीं होगा, आज कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर क्लास अच्छी लगे ना कि सर हाँ फायदा हुआ, पूरा हफ्ता क्लास लगाई है, आज मैं भी कह सकता हूं करंट अफेयर मेरे टिप्स पर है, तो कमेंट जरूर करना, ताकि जो नए बच्चे हैं ना वो कमेंट देखकर ही जाने, क्योंकि आजकल हर चीज
फीडबैक हम देखते हैं। आईफोन लेना है, कौन सा लेना है, फीडबैक। कौन सा फोन लेना है, कौन सी वॉशिंग मशीन, कौन सा एसी, कौन सा टीवी, फीडबैक। तो मेरी छोटी सी चाह है, दिल से बोल रहा हूं, अगर अच्छी लगी हो क्लास और पूरा हफ्ता पढ़े हो, आज आपके सवाल बहुत आसानी से हुए हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख कर जरूर जाना कि सर करंट अफेयर याद हो सकते हैं, आपने करवाए। छोटी सी गुजारिश है। जवाब इसका दोस्तों ईरान। तो अमेरिका ने हमें अलाउ कर दिया था कि ईरान से भी ले लो तेल। भारतीय खाद्य सुरक्षा मानक प्राधिकरण यानी कि फसाई ने बोला वीगन जो है होता है दोस्तों, अब से खाने के प्रोडक्ट्स के ऊपर वीगन का लोगो भी लगेगा। किस महीने से लगेगा? वीगन क्या, जो लोग शाकाहारी तो खाते हैं लेकिन जानवर से आने वाले प्रोडक्ट भी नहीं खाते, दूध दही पनीर भी नहीं खाते। तो ऐसे कुछ प्रोडक्ट भी होते हैं जो सिर्फ शाकाहारी, बिल्कुल ही प्योर वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स होते हैं, तो उनके ऊपर वीगन लोगो लगेगा। कब से? जुलाई 2027 से। ये फसाई वालों ने, एफएसएसएआई वालों ने किया है। फसाई की फुल फॉर्म क्या है? बहुत इंटरेस्टिंग सवाल। चलिए, फसाई का फुल फॉर्म तो बहुत आसान है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेक्स्ट चलिए, 29वां राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन दोस्तों किस शहर में आयोजित किया गया? वेरी 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 इंपॉर्टेंट। 29वां राष्ट्रीय कॉन्फ्रेंस ऑन ई गवर्नेंस, ये आपने सवाल देखा है थंबनेल पर, जयपुर में दोस्तों किया गया। चलिए नेक्स्ट, यहां पर पुरस्कार दिए गए हैं। राष्ट्रीय ई गवर्नेंस सम्मेलन में राष्ट्रीय ई गवर्नेंस पुरस्कार दिए गए हैं। इनमें गोल्ड पुरस्कार होते हैं, इनमें सिल्वर पुरस्कार होते हैं। तो 10 पुरस्कार गोल्ड मिले हैं, 6 पुरस्कार सिल्वर मिले हैं, और वहां की जो जज थे, जूरी ने 1 पुरस्कार दिया है। तो टोटल 17 पुरस्कार दिए हैं 7 कैटेगरीज के अंदर। तो भैया सिल्वर वाले को मिलते हैं 5 लाख रुपए और गोल्ड वाले को मिलते हैं 10 लाख रुपए। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट। अगला सवाल वही था कि भैया 7 पुरस्कार श्रेणियों में टोटल कितने अवार्ड मिले? मैंने जैसे बताया 17, 10 गोल्ड, 6 सिल्वर, 1 जूरी का। नेक्स्ट, पेंटागन द्वारा शुरू की गई प्रोजेक्ट पैट्रियट पाइपलाइन का उद्देश्य सैन्य कर्मी, उनके जीवन साथियों और नागरिकों को किस देश के रक्षा उद्योगों में रोजगार दिलाने में मदद करना है? याद करो मैंने क्या बोला था कि जो फौजी रिटायर हो गए हैं उसको डिफेंस से रिलेटेड ही किसी इंडस्ट्री में लगा देना है, जहाज बनाने में, साइबर सिक्योरिटी में, किश्ती बनाने में। तो ये थंबनेल पर सवाल है, इसका जवाब हो जाता है अमेरिका ने। अमेरिका ने पेंटागन को क्या कहता है अमेरिका? डिपार्टमेंट ऑफ वॉर, युद्ध का दोस्तों डिपार्टमेंट। करते रहते हैं ना, हर अगले दिन दोस्तों नया युद्ध छेड़ देते हैं। नेक्स्ट, 1196 करोड़ की लागत वाली फोटूला सुरंग परियोजना किस केंद्र शासित प्रदेश में आ रही है? भैया ऐसे 2 ट्विन यानी कि 2 सुरंगें बना रहे हैं दोस्तों पास के नीचे, दर्रे के नीचे। तो बताइए भैया ये फोटूला टनल कहां पर आ रही है, कौन से स्टेट या फिर यूटी में आ रही है? तो ये फोटूला टनल आ रही है दोस्तों लद्दाख के अंदर। बहुत समय के बाद दोस्तों इसको मंजूरी मिली है, क्योंकि ये दोस्तों उरी श्रीनगर लेह हाईवे का सबसे ऊंचा पॉइंट है। तो बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों ये। नेक्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका के अरब डॉलर स्टार्टअप के अप्रवासी संस्थापकों के लिए 96 संस्थापकों के साथ कौन सा देश प्रमुख है? याद करो मैंने क्या बताया था कि जो लोग यहां से वहां जाकर, इंडिया से मान लीजिए जाकर अमेरिका बस गए और अमेरिकी सिटीजन बन गए और वहां पर यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर दी, तो ऐसे किस देश के सबसे ज्यादा लोग हैं जो अमेरिका के ना होते हुए गए और यूनिकॉर्न कंपनी खड़ी कर गई? तो सबसे ज्यादा 96 हैं किसी देश के, इंडिया के। यूनिकॉर्न क्या होता है? जब कोई कंपनी $1 बिलियन की मार्केट वैल्यू पर पहुंच जाए उसे कहा जाता है यूनिकॉर्न। दूसरे नंबर पर इजराइल 60 के साथ, यूके 247 के साथ। फिर हमने और भी पढ़े थे कि मिनीकॉर्न, सूनिकॉर्न, डेकाकॉर्न और हेक्टाकॉर्न क्या आता है। याद आ रही है क्लास बच्चों की, नहीं आ रही? सच सच कमेंट में बताना कि सर याद आ रहा था, फोटो देख देख कर, कि सवाल पढ़ने की जरूरत ही नहीं, जवाब निकल रहा था मुंह से अपने आप की, नहीं निकल रहा था। कमेंट में बता रहना और भैया लाइक करते रहना। नेक्स्ट, नासा का मेवन मिशन जो हाल ही में संपर्क टूटने के बाद खत्म हो गया, ये दोस्तों किस ग्रह के अध्ययन के लिए गया? तो दोस्तों सिर्फ 1 साल के लिए भेजा था इसको, 2013 से 14 के लिए देखो, लेकिन अब 2026 में जाकर खत्म किया है। ये गया था दोस्तों मंगल ग्रह के लिए, मार्स के लिए गया था। तो मेवन की फुल फॉर्म मार्स एटमॉस्फेयर एंड वोलेटाइल एवोल्यूशन, ये हो जाती है दोस्तों फुल फॉर्म। नेक्स्ट आई, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। अपनी क्लास में आ रहे हो तो इससे ज्यादा समय आपको लगेगा ही नहीं, ये वादा है मेरा। अगला, नासा का 15वां प्रशासक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? तो नासा के 15वें एडमिनिस्ट्रेटर का नाम है जेरेड आइजैकमैन। जेरेड आइजैकमैन। नेक्स्ट, नाइजीरिया की डंगोटे पे, मेरे को जवाब आ चुका है इसका। तो दोस्तों नाइजीरिया में एक डंगोटे रिफाइनरी है, वो
उसने भारत की किसी कंपनी को ठेका दिया है 8 गैस के टरबाइन बनाकर देने हैं। कौन सी कंपनी को दिया है बताइए? रिफाइनरी है दोस्तों, पेट्रोलियम रिफाइनरी है नाइजीरिया की डंगोटे। तो उन्होंने भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड सरकारी कंपनी को दोस्तों ठेका दिया है। क्या ठेका दिया है? कि भैया 8 गैस के टरबाइन जनरेटर देने हैं। नेक्स्ट, मजा आता है यार वीकली रिवीजन में। तो जैसे मैंने बोला, कल मैं आपको बता रहा था, जहां पर जरूरी है वहां बताऊंगा। इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में जरूरत नहीं थी, मैं क्यों बताता हूं। नेक्स्ट, चुमूर किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज बन रहा है? याद कीजिए, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम 2023, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फेज 2 2025। जो बॉर्डर के गांव हैं उनको डेवलप करना है, उनको सस्टेनेबल बनाना है, वहां पर टूरिज्म लेकर जाना है। तो ये चुमूर बना है लद्दाख का पहला मॉडल बॉर्डर विलेज। उद्घाटन किया था लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना। नेक्स्ट, चलिए 8 जून तक भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? तो दोस्तों आपको पता है इंडिया ने सेंचुरी पूरी कर दी है दोस्तों रामसर साइट्स की। तो भैया 100वीं रामसर साइट है जो भारत की, वो है जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी। ये कहां पड़ती है? ये भी आपने दोस्तों थंबनेल में सवाल देखा होगा, बताइए। भारत की 100वीं बर्ड सेंचुरी जयप्रकाश 100वीं 100th रामसर साइट जयप्रकाश नारायण बर्ड सेंचुरी, ये पड़ती है बलिया जिला उत्तर प्रदेश के अंदर पड़ता है। ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत प्यार से पढ़ा था हमने, पढ़ा था ऑक्सबो झील क्या होती है, याद आ रहा है कुछ? अब मैं तो वही बात, मैं चाहता हूं कि ये वाली क्लास में लाइव लेना शुरू करूं। मैं करता हूं मैनेजमेंट से बात, क्योंकि इस क्लास में मेरे को पता है बच्चे प्यार बरसा रहे होंगे कि सर हो रहा है याद कि नहीं। आइए चलिए, जून 26 तक भारत में सबसे अधिक रामसर स्थल किस राज्य में है? अब उत्तर प्रदेश में हो चुके हैं कुल 13, इसके बाद 13वां था ये, भारत का 100वां, कुल 13वां। बताइए भैया भारत में सबसे ज्यादा रामसर साइट्स कहां पर हैं? तो ये है भैया तमिलनाडु के अंदर 20 रामसर साइट्स हैं तमिलनाडु में। चलिए, और किस देश में सबसे ज्यादा रामसर स्थल है? याद कीजिए 176, 176 कहां है? यूनाइटेड किंगडम के अंदर है। और सबसे बड़ा एरिया किसके अंडर है रामसर साइट्स में? चलिए, सबसे बड़ा एरिया रामसर साइट्स के अंडर ये किस राज्य, किस देश में है? बोलीविया, नहीं बोलीविया, ब्राजील, मैं बोलीविया बोल दिया, माफ कीजिएगा, ब्राजील इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, फिर हमने पूरी कहानी पढ़ी थी, पूरी इसकी थ्योरी पढ़ी थी, पूरा स्टैटिक जी के पढ़ा था इसके बारे में, तो सारा याद है। आइए, वन्य जीव अपराध प्रबंधन के लिए न्यायपालिका को एकीकृत करने के लिए भारत की पहली डिजिटल प्रणाली हॉक किस राज्य में आई? यानी कि उन्होंने अपने वाइल्ड लाइफ डिपार्टमेंट को न्यायपालिका से जोड़ दिया कि जो भी कंप्लेंट आएगी न्यायपालिका में वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड, वो सीधा एक पोर्टल पर देख सकते हैं। तो ये हॉक बनाया है दोस्तों तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है दोस्तों? विजय। के साथ वाला राज्य कौन सा है? केरल के मुख्यमंत्री कौन है? वीडी सतीशन, वहां से। हॉस्टाइल एक्टिविटी वॉच कर्नल, केरल ने दोस्तों ये शुरू किया है भारत में पहली बार। नेक्स्ट, भारत अमेरिका के बीच 29वीं आर्मी टू आर्मी स्टाफ वार्ता ये कहां पर हुई? यहां पर बातचीत की जाती है कि अगले साल कहां पर मिलिट्री एक्सरसाइज करेंगे, कौन आएगा, तो हम आएंगे कि आप आएंगे? देखिए भैया प्रोग्राम अच्छा रखना भैया, हम तो 500 बाराती लेकर आएंगे, देख लीजिए नाक नहीं कटनी चाहिए मतलब मजाक कर रहा हूं। यही बातचीत होती है कि भैया कहां मिलिट्री एक्सरसाइज होगी, कौन आएगा, कौन जाएगा, कौन आपकी तरफ से आएगा, वो सभी चीजें। तो ये हुई हवाई टापू पे, हवाई टापू है अमेरिका के। 29वीं बार भारतीय आर्मी ने अमेरिकी आर्मी से ऐसी बातचीत की है। और जैसे मैंने बोला, जो बच्चा नया है, पहली बार क्लास लगा रहा है, बेटा थ्योरी आपके लिए दी हुई है, टेंशन नहीं लेनी। अगला हफ्ता लगाओ, अगला सैटरडे आप भी बोलोगे सर मजे आ गए। नेक्स्ट, चलिए ये कुछ एक्सरसाइज जो भारत करता है। आइए, किस राज्य ने कूल रूफ कोटिंग एप्लीकेशन के लिए भारत का पहला राज्य स्तरीय एसओपी लॉन्च करी कि भैया छत ठंडी करने के लिए जो पेंट करना है, कौन सा पेंट करना है, कितना उसका पैरामीटर होना चाहिए, कितना जरूरी है, आपके एरिया के हिसाब से कहां से लेंगे? तो ये सभी चीजें दोस्तों करी है विजय ने। विजय कहां का मुख्यमंत्री है? सी जोसेफ विजय, तमिलनाडु ने दोस्तों ये चीजें शुरू करी है कि छत ठंडी करने वाला पेंट को कैसे लगाना है हम बताएंगे। एसओपी जारी कर दिए हैं, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, यानी मानक संचालन प्रक्रिया। नेक्स्ट, आइए, कूनो राष्ट्रीय उद्यान जहां हाल ही में दुर्लभ कैरकल देखा गया दोस्तों, ये कूनो राष्ट्रीय पार्क कहां मिलता है? याद कीजिए हमने क्या पढ़ा था कि यहां पर जब चीता आए थे भारत में तो यहीं पर लाए थे। साउथ अफ्रीका से 12 चीता, नमीबिया से 8 चीता, कुल 20 चीता आया था, कूनो राष्ट्रीय पार्क में आया था। कहां है कूनो राष्ट्रीय पार्क? मध्य प्रदेश के अंदर है कूनो राष्ट्रीय पार्क। बेटा अच्छा लग रहा है, मेरा बड़ा मन कर रहा है आज आपसे बातचीत करूं भैया, लेकिन वही बात है, रिकॉर्डेड है क्लास,
अगली बार से मैं बात करता हूं कि भैया वीकली रिवीजन मुझे लाइव लेनी है ना। आइए चलिए, जर्मनी के विंसेंट कीमर को हराकर नॉर्वे शतरंज का खिताब जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने? वेरी 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 इंपॉर्टेंट, पहली बार किसी इंडियन ने नॉर्वे चेस टाइटल जीता है और जिसने वो टाइटल जीता है वो है तमिलनाडु से। तो ये टाइटल जीता है दोस्तों किसने? आर प्रज्ञानंदा ने जीता है। आर प्रज्ञानंदा ने हराया था जर्मनी के विंसेंट को। किसे हराया था? जर्मनी के विंसेंट को हराकर दोस्तों आर प्रज्ञानंदा ने टाइटल जीता था। नेक्स्ट, समुद्री खाद्य निर्यात यानी कि नेशनल वर्कशॉप ऑन सी फूड एक्सपोर्ट, ये कहां हुई? यहां पर टारगेट क्या लिया था कि भैया $30 बिलियन का सी फूड इंडिया एक्सपोर्ट करेगा। कौन से साल तक? 2031 तक, जिसमें आंध्र प्रदेश बोला कि भैया 30% तो इसका मैं ही कर दूंगा। इस वक्त 2025 खत्म हुआ जो ये $8.45 बिलियन का हमारा एक्सपोर्ट था। सोचिए कितना बड़ा टारगेट ले लिया कि अगले 5 साल में हम ये कितना लगभग 21 से 22 बिलियन डॉलर बढ़ा देंगे। बहुत बड़ी अच्छी बात है यार। तो एनीवे, नेशनल वर्कशॉप ऑन सी फूड एक्सपोर्ट कहां हुई? ये हुई विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश में हुई। अरे यार, एक्साइटमेंट में जवाब दे दिया। तो भैया $30 बिलियन का टारगेट रखा है भारत ने। कौन से साल का रखा है? 2031 का रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, भारतीय वायुसेना के 51 नंबर के वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन बने? याद करो, आपको सारा रिवाइज करवाया था कि भैया वाइस चीफ नए बने हैं, नेवी के उप चीफ नए बने हैं, नेवी के चीफ नए बने हैं, हमारे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नए बने हैं, हमारे आर्मी के उप चीफ नए बने हैं। 8 लोगों में से 5 अपॉइंटमेंट्स नई थी, हमने सब पढ़ी थी। तो वाइस चीफ ऑफ एयर स्टाफ 51 नंबर के बने हैं भारत के दोस्तों, वो बने हैं आशुतोष दीक्षित साहब। इन्होंने रिप्लेस किया है एयर मार्शल नागेश कपूर को। फिर हमने पढ़ा था चीफ कौन हो जाते हैं? अमरप्रीत सिंह। डिप्टी चीफ कौन हो जाते हैं? अवधेश कुमार भारती। हमारे नेवी के चीफ हो जाते हैं कृष्णा स्वामीनाथन। नेवी के उप चीफ हो जाते हैं अजय कोछड़। मेरे को याद है ये, मैं सिर्फ फोटो देखते से ही जवाब दे रहा हूं अभी। और यही मेरे को पता है मेरे बच्चे हाँ या ना इस बात पर जरूर कमेंट करना। याद है ना? शक्ल देख से याद आ रहा है कि नहीं? तो भैया आर्मी के चीफ है हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी और हमारे आर्मी के उप चीफ का नाम हो जाता है धीरज सेठ। ये भी अप्रैल में बने हैं। और हमारे तीसरे चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है NS राजा सुब्रमणी। सारी अपॉइंटमेंट्स होगी। नेक्स्ट, विश्व बैंक में 3 वर्ष के कार्यकाल के लिए कार्यकारी निर्देशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इन्होंने रिप्लेस किया है परमेश्वरन अय्यर को। तो परमेश्वरन अय्यर साहब एक IAS अफसर थे, लेकिन उनकी जगह अब एक इकोनॉमिस्ट यानी कि अर्थशास्त्री को भेजा है। वो हो जाते हैं दोस्तों नीलकंठ मिश्रा। 3 साल का कार्यकाल होगा। ये रहे परमेश्वरन भैया। नेक्स्ट, इटली के फ्लावियो कोबोली को हराकर फ्रेंच ओपन लड़कों का टाइटल किसने जीता? पहली बार किसी जर्मनी के लौंडे ने टाइटल जीता है फ्रेंच ओपन का। फ्रेंच ओपन जिसको हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, फ्रेंच ओपन जिसे हम रोलैंड गैरोस भी कहते हैं, पहली बार किसी जर्मनी के ने जीता है। और जिसने जीता है ना, वो उसका भी पहला ही ग्रैंड स्लैम है। तो ये जीता है अलेक्जेंडर ज़्वेरेव ने, हराया है इटली के फ्लावियो कोबोली को। और उसे जीतने के बाद जो ट्रॉफी मिली अलेक्जेंडर को, उस ट्रॉफी का नाम क्या है? अब हम इतनी डेप्थ में जाते हैं। अब अपने आप सोच लो, जो भी बच्चे आप पढ़ रहे हो करंट अफेयर जहां से भी पढ़ रहे हो, क्या इस गहराई में जा रहे हैं लोग? अगर जा रहे हैं बहुत बढ़िया, अगर नहीं जा रहे सोचने की जरूरत है। तो भैया क्या जवाब हो जाएगा? तो भैया अलेक्जेंडर को मिली ट्रॉफी, उसका नाम था द मस्कीटियर्स कप। जो ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था अभी जनवरी में, जिसे कार्लोस अल्कराज जीता था, उसे जो ट्रॉफी मिली थी उसका नाम क्या था? नॉर्मन ब्रुक्स चैलेंज कप। नेक्स्ट, लड़कियों की बात की जाए तो दोस्तों लड़कियों में पोलैंड की माजा को हराकर किसने अपना ग्रैंड स्लैम जीता? पहला। अब दोस्तों इस बार फ्रेंच ओपन लड़कों का भी पहली बार जीता लड़के ने, लड़कियों का भी पहली बार, मतलब उनका अपना पहला ग्रैंड स्लैम था। तो फ्रेंच ओपन लड़कियों में पोलैंड की माजा को हराकर जीती है रूस की मीरा। और रूस की मीरा को जो ट्रॉफी मिली है उसका नाम क्या है? याद कीजिए, मैंने कैसे याद करवाया था। ऋतिक रोशन की एक्स वाइफ का नाम क्या है? सुजैन, वही जवाब है। और जो जनवरी में ऑस्ट्रेलियन ओपन हुआ था उसे जीता था कजाकिस्तान की एलिना रिबाकिना ने। उसे कौन सी ट्रॉफी मिली थी? डेफनी अखर्स्ट मेमोरियल कप। हमें नहीं पता कहां से सवाल बन जाए, तो हमको बस तैयार बर तैयार रहना पड़ता है। 2 लोग हैं, भाई भाई, बहन बहन, भाई बहन, दोस्त, पक्के दोस्त, लंगोटिया यार। आप दोनों की किस्मत भी अलग है। इसकी सिलेक्शन तभी होगी अगर वो इससे बेहतर होगा, अगर आपने एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन पढ़ी हुई तो। और पता है ना आपको कि 2 भाइयों की किस्मत भी सेम नहीं होती है। आप पढ़ते चाहे सेम हो, एक चीज पढ़ रहे हो, याद इसको, ये कुछ कर रहा है, ये कुछ कर रहा है। सोचिए, भाइयों के बीच में आपको कंपटीशन नहीं रखना, दुनिया से तो कंपटीशन रखना है कि नहीं? तो यही चीजें आपका वो कंपटीशन से आपको दूर ले जाएंगी।
अलग ले जाएंगी, फर्स्ट ले आएंगी। आइए नेक्स्ट। फिर ऑस्ट्रेलियन ओपन हमने पूरा रिवाइज कर लिया था, कौन जीता कौन हारा, लड़कियों में कौन जीता कौन हारा, फ्रेंच में कौन जीता कौन हारा, लड़कियों में कौन जीता कौन हारा। नेक्स्ट भैया 23-24 के आंकड़ों को कवर करते हुए किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में भारत में सबसे कम कुल प्रजनन दर, टोटल फर्टिलिटी रेट 0.9 रहा। भारत का टोटल फर्टिलिटी रेट 2 है, रिप्लेसमेंट रेट 2.1 है, सबसे कम 0.9, ये कहां पर है? तो ये है भैया अंडमान और निकोबार के टापुओं में। और सबसे ज्यादा प्रजनन दर यानी कि 2.7 का ये कहां पर है? चलिए, सबसे ज्यादा प्रजनन दर यानी कि 2.7 का ये कहां पर है? चलिए, सॉरी खाना खाया एक्चुअली। तो भैया जवाब हो जाता है बिहार के अंदर है सबसे ज्यादा प्रजनन दर, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट, भारतीय विद्या भवन के अध्यक्ष के रूप में किसे निर्वाचित किया गया? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, 1938 का बना हुआ है दोस्तों, आजादी से पहले का ये। इनके स्कूल्स कॉलेजेस हैं इंडिया और फॉरेन में भी। तो भैया इसे, इसका अध्यक्ष बनाया है बनवारी लाल पुरोहित को, इसके उप अध्यक्ष बने हैं दीपक पारेख साहब, दीपक पारेख। आइए, तो इसकी स्थापना 1938 में मुंबई में की थी, किसने की थी? 1938 में मुंबई में इसकी स्थापना किसने की थी? के एम मुंशी साहब ने की थी। नेक्स्ट, पूरी ओडिशा में आयोजित ब्रिक्स आपदा जोखिम की मीटिंग हुई थी, जो ब्रिक्स डिजास्टर रिस्क रिडक्शन, कि डिजास्टर होता है, रिस्क रहता है, लेकिन उसको कम करना है। आपदा हुई, अर्थक्वेक आया, साइक्लोन आया, फ्लड आया, उसके रिस्क को कम करना है, तो उसके ऊपर ब्रिक्स वालों की मीटिंग हुई थी पूरी ओडिशा के अंदर। तो बताएं भैया यहां पर किस राज्य के डिजास्टर मैनेजमेंट को मान्यता दी कि भैया मजा आ गया यार, अच्छा काम करते हो तुम? तो ये कि भैया उत्तराखंड के। यहां पर सिल्क यारा टनल में जो हादसा हुआ था, धराली का जो गांव बह गया था, उसके बारे में बातचीत की गई। फिर हमने पढ़ा था ब्रिक्स में कितने मेंबर्स हैं, और याद भी किया था हमने कैसे, क्या बढ़िया ट्रिक बताई थी आपको, ICU इंडोनेशिया, याद है? नहीं भूलोगे आप ये। तो आज की डेट में दोस्तों, छोरा सबके स्टेटसों पे तो है, लेकिन आज की डेट में 11 मेंबर्स हैं दोस्तों। बताएं भैया कौन नहीं है? तो भैया 5 तो आपको पता है, ये रहे ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इसके अलावा एक ट्रिक है, ICU इंडोनेशिया, ये हो जाती है ट्रिक, जिसमें आई का मतलब है ईरान, एस का मतलब है सऊदी अरेबिया, ई का मतलब है इजिप्ट, दूसरे ई का मतलब है इथियोपिया, यू का मतलब है UAE, और इंडोनेशिया तो इंडोनेशिया। ये है प्यारी सी ट्रिक हमारी, ICU इंडोनेशिया और ब्रिक्स। जवाब अमेरिका इज द करेक्ट आंसर। भाई मैं बोल रहा हूं, सोचो आपने हफ्ता भर क्लास लगाई होती, मजे मजे नहीं हो जाते आपके? कोई बात नहीं, दे रहा है दुरुस्त, तो है, कल से लगा लेंगे, मंडे से रेगुलर हो जाएंगे। आइए चलिए, बॉन जलवायु सम्मेलन 2026 में अनुकूलन वित्त में $120 बिलियन का आह्वान किया, इसका दूसरा नाम क्या है? ये जो बॉन जलवायु सम्मेलन है, इसका दूसरा नाम क्या है? तो जब भी हर साल कॉप होता है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज होती है, उससे पहले बॉन यानी कि जर्मनी के अंदर एक जलवायु कॉन्फ्रेंस होती है यहां पर, और इसे कहा जाता है SB। SB का मतलब होता है सब्सिडियरी बॉडी, सब्सिडियरी बॉडी, ये होती है फुल फॉर्म SB की। तो सब्सिडियरी बॉडी ने मतलब SB नंबर 64 है इस बार का नाम। तो बॉन क्लाइमेट कॉन्फ्रेंस 2026 का नाम है SB 64। आइए नेक्स्ट, आर्मीनिया चुनाव में जीत का दावा किसने किया? तो दोस्तों पहले भी यही थे आर्मीनिया के प्रधानमंत्री, इन्होंने चुनाव जीत लिया, फिर से यही बन रहे हैं आर्मीनिया के प्रधानमंत्री। बताइए भैया कौन बन रहे हैं आर्मीनिया के प्रधानमंत्री? तो भैया आर्मीनिया के प्रधानमंत्री दोबारा से बन रहे हैं निकोल पाशिनियान, निकोल पाशिनियान, राजधानी येरेवन, करेंसी ड्राम। आइए, बहुत इंपॉर्टेंट, सिपरी के बारे में बात की थी हमने, असला बारूद गोला के बारे में बात हुई थी। तो भैया कौन सा देश दुनिया में सबसे ज्यादा मिलिट्री के ऊपर खर्चा करता है? $954 बिलियन का खर्चा करता है। इंडिया केवल $52 बिलियन का, 92 बिलियन का, 92 का, सबसे ज्यादा वाला 954 का अमेरिका। नेक्स्ट भैया, इंडिया करता है $92 बिलियन। इंडिया कौन से नंबर पर आता है दुनिया में खर्च करने के मामले पर अपनी मिलिट्री के ऊपर? चलिए, भारत अपनी मिलिट्री के ऊपर खर्च करने के मामले में कौन से नंबर पर आता है? तो भारत आता है दोस्तों 5वें नंबर पर। चलिए भैया, भारत दूसरे नंबर पर आता है सबसे ज्यादा हथियार खरीदने के मामले में। दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश खरीदता है? चलिए बताइए, दुनिया में सबसे ज्यादा हथियार कौन सा देश खरीदता है?
तो भैया वो खरीदता है यूक्रेन। चलिए, हम सबसे ज्यादा हथियार खरीदते हैं रशिया से। हम कितना प्रतिशत खरीदते हैं हम रशिया से? मुझे तो क्वेश्चन तक रट चुके हैं, पता है आपको। आई एम श्योर बहुत सारे बच्चों के भी कि पता है सर नेक्स्ट क्या आने वाला है। तो भैया हम खरीदते हैं 40% रशिया से। नेक्स्ट। और भैया इंडिया के पास 190 न्यूक्लियर हथियार हैं। इंडिया कौन से नंबर पर आता है न्यूक्लियर हथियार होने के मामले में? सबसे ज्यादा न्यूक्लियर हथियार है रशिया के पास, दूसरे नंबर पर है दोस्तों अमेरिका के पास। कुल केवल 9 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर हथियार हैं और भारत आता है छठे नंबर पर। 190 हथियार हमारे पास है और 12 न्यूक्लियर हथियार हमने मिसाइलों में लोड करके रखे हुए हैं कि कभी भी इस्लामाबाद खत्म हो सकता है। तो ध्यान रखेंगे, सिप्री यानी कि स्टॉकहोल्म इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट का ये डेटा था जो हमने अभी अभी दोस्तों बहुत ही प्यारे ढंग से कवर किया। आइए, अंतरराष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य समारोह किस शहर में आयोजित किया जाएगा? इस बार 12वां योगा दिवस मनाया जाएगा। योगा फॉर हेल्दी एजिंग इस बार की दोस्तों थीम है कि भैया बूढ़े तो होंगे, योगा करके हो स्वस्थ होते हुए बूढ़े होंगे। और इस बार का ये राष्ट्रीय सेलिब्रेशन मुख्य समारोह बड़ा प्रोग्राम होगा कलकत्ता के अंदर। कहां? कलकत्ता के अंदर। नेक्स्ट। भैया सरकार ने 8 से 98 करोड़ की लागत में मेगा लेदर क्लस्टर कितने राज्यों में स्थापित करना है? क्लस्टर क्या मैंने बताया था, वही बना लेदर, वही रिफाइन हुआ, वही पॉलिश हुई, वही उसके अंदर से जो पानी के साथ जो गंध निकला उसका ट्रीटमेंट भी वही। तो भैया 4 राज्य हैं, कौन कौन से? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु और मैं चौथा भूल रहा हूं, बिहार। तो भैया मुजफ्फरपुर बिहार का, सीतापुर मध्य प्रदेश का, महाराष्ट्र का रायगढ़ और रानीपेट इन तमिलनाडु। तमिलनाडु इंपॉर्टेंट है क्योंकि भारत का 40% चमड़ा तमिलनाडु में बनता है। तो 4 राज्य कौन से? बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु। हो रही है रिवीजन की नहीं? मतलब मैं पहले 2-3 बार ही पूछ चुका हूं बात, लेकिन बहुत सारे बच्चे होते हैं लेट जुड़ते हैं क्लास में। भैया अच्छी लग रही हो क्लास, एक बार बढ़िया लाइक जरूर कर देना। और मैं चाहता हूं, आज दिल से चाहता हूं कि अगर आपने हफ्ता भर क्लास लगाई या पिछले उससे 2 हफ्तों से मेरे साथ जुड़े हुए हो और वीकली रिवीजन में आपसे खट 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 जवाब आ रहे हैं, आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है कि सर करंट अफेयर याद किए जा सकते हैं, करने वाला हो तो एक बार कमेंट जरूर करना, ताकि जो नए बच्चे हैं ना उनको फीडबैक मिल सके कि सर झूठ नहीं बोल रहे। ठीक है, आइए। पहली विश्व योगासन चैंपियनशिप दोस्तों किस देश में आयोजित की गई? चलिए, अभी आपको पता है योगा डे है, तो उससे पहले हमने योगासन चैंपियनशिप कराई, इंडिया में कराई, अहमदाबाद में कराई। नेक्स्ट। भैया इस चैंपियनशिप में भारत फर्स्ट आया। भारत के कुल कितने मेडल आए? भारत के कुल कितने मेडल आए? तो 102 गोल्ड मेडल समेत टोटल 114 मेडल हमारे आए हैं। दूसरे नंबर पर रहा जापान, तीसरे पर रहा अर्जेंटीना। नेक्स्ट। काबिल हूं, याद करो, मैं तुम्हारे काबिल हूं या काबिल नहीं। तो खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड नाम की कंपनी ने लिथियम ब्लॉक लिए हैं 5 किसी बाहर के देश में। कौन से देश में? लिथियम ब्लॉक, जो लिथियम बैटरी में डलता है दोस्तों, वो। तो काबिल ये सरकारी कंपनी है, हमने स्पेशल कंपनी बनाई है कि ये इंटरनेशनल जाकर ठेके वगैरह जीतेगी, कॉन्ट्रैक्ट जीतेगी। तो दोस्तों ये हमने अर्जेंटीना में 5 लिथियम के ब्लॉक खरीदे हैं। ये हैं लिथियम के ब्लॉक्स। नेक्स्ट नेक्स्ट। चलिए, केंद्र सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की किस द्वीप पर दोहरे उपयोग वाले हवाई अड्डे के लिए 13,000 करोड़ रुपए की मंजूरी दी? तो दोस्तों टोटल प्रोजेक्ट तो 80 से 90,000 करोड़ का है। एयरपोर्ट बनेगा, पावर प्लांट लगेगा, बंदरगाह बनेगा, सोसाइटी बनेगी, सब कुछ बन रहा है वहां पर। 9,64,000 तो पेड़ काटे जा रहे हैं। तो भैया ये हो रहा है ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के तहत। तो अभी शुरुआत कर रहे हैं 13,000 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले एक एयरपोर्ट से ग्रेट निकोबार टापू पर। नेक्स्ट। केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री द्वारा भारत का पहला E85 ईंधन पंप ये कहां पर लॉन्च किया गया दोस्तों? पेट्रोल पंप E85 यानी 85% इथेनॉल और 15% पेट्रोल। अब तो इसको P15 कहना चाहिए, है ना, क्योंकि अब पेट्रोल में इथेनॉल नहीं मिल रहा, अब इथेनॉल में पेट्रोल मिल रहा है। तो हमारे तेल मंत्री यानी कि हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली के अंदर दोस्तों इसका उद्घाटन किया। आइए नेक्स्ट। और ये जो डलेगा, ये डलेगा फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में। कौन सी व्हीकल में? फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल में। खासियत क्या है इन व्हीकल्स की कि E20 से लेकर E100 तक, E100 तो प्योर एथेनॉल हो गया, कुछ भी डालो गाड़ी चलेगी, खराबी नहीं होगी इसमें। मतलब पहले हो रही थी, पता नहीं। आइए नेक्स्ट। अर्जेंटीना की पहली तरलीकृत यानी कि LNG दोस्तों, भारत की तरफ से पहली बार किसी कंपनी को LNG सप्लाई का ऑर्डर मिला है। प्रोजेक्ट जीता है, ऑर्डर नहीं मिला, हमने ठेका जीता था, टेंडर निकलते हैं। तो इंडिया की कोई कंपनी है, उसने अर्जेंटीना में LNG लिक्विफाइड नेचुरल गैस को सप्लाई करने का प्रोजेक्ट जीत लिया है। 666 करोड़ रुपए का है
और 10 साल के लिए हमने जीता है। तो भैया ये कौन सी कंपनी ने जीता है? तो ये जीता है भैया अडानी ने जीता है। तो अडानी की कंपनी है अडानी पोर्ट और स्पेशल इकोनॉमिक जोन, लेकिन अर्जेंटीना के लिए इन्होंने वहां पर अपनी ही इसी कंपनी की ही आगे कंपनी खोल दी जिसका नाम इन्होंने रखा अडानी हार्बर इंटरनेशनल FZCO। तो ये ध्यान रख लेंगे। और 2027 से भारत में 10 मिलियन टन LNG आया करेगी, जो घर में पाइप में जैसे बिजली आती है, आपके बिजली की तार घर तक आ रही है, तार बिजली से पतले हमारे पिया पानी का पाइप आपके घर तक आ रहा है, उसी तरह गैस भी घरों तक आ रही है लोगों के। बड़े शहरों में होता है पाइप्ड गैस होती है, LPG की दिक्कत आई थी जब, तो लोगों के घर में आई थी, बड़े बड़े शहरों में नहीं आई थी, वहां तो कुछ दिक्कत ही नहीं हुई थी। नेक्स्ट चलिए, दक्षिण कोरिया ने 2 दशकों में पहली महिला प्रधानमंत्री उम्मीदवार के रूप में किसे नामित किया दोस्तों, बताइए। इनके जो राष्ट्रपति हैं ली जे म्युंग, उन्होंने दोस्तों यहां पर इनकी महिला प्रधानमंत्री, 2 दशकों में पहली महिला प्रधानमंत्री हान स्यूंग सूक का नाम लिया है। तो दोस्तों अब हान स्यूंग सूक बनेंगी साउथ कोरिया की नई प्रधानमंत्री और ली जे म्युंग इनके हैं दोस्तों राष्ट्रपति। नेक्स्ट, भारत में क्वांटम साइंस और इंजीनियरिंग में बीटेक कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला प्रीमियर इंस्टीट्यूशन कौन सा बना, कौन सी IIT बनी है? चलिए, IIT मंडी बनी है, मद्रास नहीं बनी है, IIT मंडी बनी है। आइए नेक्स्ट, मई 1950 में स्थापित होने वाली भारत का पहला IIT कौन सा था? भैया पहला IIT था IIT खड़गपुर। आइए नेक्स्ट, ब्रिक्स कृषि सम्मेलन कहां पर हुआ? जैसे हमने पढ़ा था वो आपदा डिजास्टर रिस्क रिडक्शन का मीटिंग हुआ था पूरी ओडिशा में, जहां उत्तराखंड का जिक्र किया था। उसी तरह ब्रिक्स वालों की खेतीबाड़ी की कॉन्फ्रेंस हुई, ये कहां पर हुई? तो भैया ये कॉन्फ्रेंस हुई इंदौर के अंदर हुई। आइए नेक्स्ट, भारत ने बांग्लादेश को हराकर रिकॉर्ड 6ठी बार 8वां SAFF महिला चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया। तो ये चैंपियनशिप कहां पर हुई थी? 8 बार हुआ है आज तक, 8 में से 6 बार इंडिया जीता है, 2 बार हारा है बांग्लादेश। तो ये इस बार का टूर्नामेंट था 8वां, भारत का 6ठा खिताब, और ये हुआ था गोवा के अंदर, ध्यान रखेंगे। आइए नेक्स्ट, भारत ने फाइनल में मेजबान जापान को 4-1 से हराकर पुरुष अंडर 18 एशिया कप का खिताब जीता। टूर्नामेंट की मेजबानी किस देश ने की? है तो सवाल में ही जवाब दे दिया। तो भैया अंडर 18 लड़कों का भी एशिया कप हुआ था, वो भी भारत जीता, और भारत ने जापान को जापान में हराया। ध्यान रखिएगा, इस बार का सीनियर बड़े लड़कों का जो वर्ल्ड कप एशिया कप होगा, ये तो अंडर 18 एशिया कप है, जो बड़े लड़कों का एशिया कप है, जो टीम ओलंपिक्स वर्ल्ड कप वगैरह खेलती है, उनका एशिया कप इस बार पहली बार हो रहा है पंजाब के अंदर। नेक्स्ट, आइए, भारत के 7वें क्षेत्रीय मौसम विज्ञान केंद्र का उद्घाटन कहां पे किया? तो 7th रीजनल मीटरोलॉजिकल सेंटर, अब तो 8वां भी खुल चुका है ना, लखनऊ में योगी आदित्यनाथ जी ने उद्घाटन किया था। हमने पढ़ा था 100 रेडार्स बना रहे हैं, 7वां कहां हुआ था? तो भैया 7वां करा गया था जम्मू कश्मीर के अंदर, जम्मू में, जम्मू शहर के अंदर खोला गया 7वां, 8वां खोला गया लखनऊ में। नेक्स्ट अगला सवाल ही वही आ गया, लखनऊ में। नेक्स्ट, तो 7वां जम्मू, 8वां लखनऊ। आइए, इस राज्य ने प्रियदर्शिनी फ्री ट्रैवल योजना शुरू की। तो बोला इन्होंने कि जो हमारी बसेज हैं, ऑर्डिनरी बसेज हैं, उसमें लड़कियों के लिए फ्री बस सेवा, लड़कियों और ट्रांसजेंडर्स के लिए, बच्ची हो, लड़की हो, बूढ़ी हो, औरत हो, ट्रांसजेंडर हो, सभी के लिए फ्री बस सेवा 100 दिन के लिए ट्रायल पर चलाया है। तो ये चीज की है प्रियदर्शिनी फ्री ट्रैवल स्कीम केरल के अंदर, मुख्यमंत्री VD सतीशन, नए मुख्यमंत्री। नेक्स्ट, किस राज्य ने सरकारी नौकरियों के लिए 2 बच्चे की शर्त को समाप्त कर दिया, जिसे 2001 में लागू किया गया था? चलिए, 2001 में लागू किया था कि अगर तुम्हारे 2 बच्चे, फिर तुम सरकारी नौकरी का पेपर नहीं भर सकते, और अगर 2 से ज्यादा हो गए तो सरकारी नौकरी छोड़ो। अब इस रूल को तोड़ दिया है, खत्म कर दिया है मध्य प्रदेश ने, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने। नेक्स्ट, अंडमान निकोबार द्वीप समूह ने 22.3 मीटर ऊंचे, सबसे ऊंचे पानी के नीचे मानव टावर का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया। यह रिकॉर्ड किस द्वीप के लाइट हाउस डाइव साइट पर बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, किस आइलैंड के लाइट हाउस डाइव साइट पर दोस्तों ये वाला रिकॉर्ड बना है? ये जो इंसानी टावर खड़ा हुआ था, तो ये रिकॉर्ड बना है, नहीं भूल गया मैं अभी, हैवलॉक आइलैंड कहते थे उसको पहले, अब उसका नाम है स्वराज द्वीप, वहां पर। और वहीं पर एक और रिकॉर्ड बना था कि दुनिया का सबसे बड़ा झंडा पानी के नीचे फहराया गया। तो वो झंडे की अब अगर हम बात करें तो दोस्तों, वो झंडा कहां पर फहराया गया? सेम वही अंडमान एंड निकोबार,
60 मीटर चौड़ा, मतलब 60 मीटर लेंथ, 40 मीटर ब्रेथ वाला ये रहा दोस्तों झंडा, दुनिया का तिरंगा नहीं, दुनिया में सबसे बड़ा, 2400 स्क्वायर मीटर। नेक्स्ट, ये इनके लेफ्टिनेंट गवर्नर एडमायरल डी के जोशी। नेक्स्ट, COP 31 के मेजबानों ने वैश्विक विद्युतीकरण का कितना प्रतिशत लक्ष्य रखा है? कि भैया पहले 20% इलेक्ट्रिफिकेशन हुई है दुनिया में, सिर्फ 20% बिजली है, 20 से बढ़ाकर कितना करने की बात की गई है? अरे बढ़िया लग रही हो क्लास मित्रों, लाइक जरूर कर दो भाई और बहनों, एक बार लाइक जरूर कर दो। तो भैया 35% विद्युतीकरण की बात हो रही है। अगला, COP 31 की सह अध्यक्षता टर्की और कौन सा अन्य देश कर रहा है? COP 31 की सह अध्यक्षता टर्की के साथ और कौन सा देश कर रहा है? तो वो कहां पर रहा है COP 31? अंटाल्या में। अंटाल्या ये कहां पर पड़ता है शहर? ये टर्की में पड़ता है। अब टर्की के साथ सह अध्यक्षता ऑस्ट्रेलिया भी कर रहा है, लेकिन COP 31 अंटाल्या में ही होगा। नेक्स्ट, तुर्की की ओर से COP 31 के लिए राष्ट्रपति नामित यानी कि प्रेसिडेंट डेजिग्नेट कौन है? बताइए, टर्की की तरफ से COP 31 का अध्यक्ष कौन भेजा गया है? तो टर्की की तरफ से COP 31 का अध्यक्ष भेजा है मुरत कुरुम, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से COP 31 का नेगोशिएटर कौन है? वार्ताओं का प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएटर। तो दो प्रेसिडेंट हो गए, एक तो हो गया टर्की से मुरत कुरुम, दूसरा हो गया प्रेसिडेंट ऑफ नेगोशिएशंस, वार्ताओं का, ये हो गए ऑस्ट्रेलिया के क्रिस बोवन। आइए नेक्स्ट, फिर मोदी जी सबसे लंबे समय तक रहने वाले चुने हुए प्रधानमंत्री बन गए लगातार। अब कहने को सबसे ज्यादा लंबे समय कार्यकाल अभी भी नेहरू जी का है, दूसरा नंबर इंदिरा गांधी का है, लेकिन नेहरू जी 47 से लेकर 52 तक चुने नहीं गए थे, वो तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बना दिया था। तो अभी अगर सवाल आए आपके पास कि सबसे लंबे समय तक लगातार रहने वाले प्रधानमंत्री, तो मोदी जी का नाम आएगा। अगर सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पूछा जाए तो वो अभी भी नेहरू जी का ही है। ये बस इंस्टाग्राम थोड़ा सा आपका बेवकूफ बना देता है, लोग कहते हैं सबसे लंबे बन गए, नहीं बने, सबसे लंबे नेहरू जी हैं, दूसरे नंबर पर अभी भी इंदिरा गांधी है, लेकिन लगातार रहने वाले इलेक्टेड प्रधानमंत्री बिना ब्रेक के वो बन गए हैं, क्योंकि इंदिरा गांधी का भी बीच में ब्रेक लग गया था। नेक्स्ट, भारतीय सेना ने 300 से अधिक अतिरिक्त K9 वज्र स्वचालित हॉविट्जर खरीदने की योजना बनाई है, तो इंडिया में इसे कौन बनाता है? ये जो K9 वज्र हॉविट्जर है, कौन बनाता है इसको इंडिया में? तो साउथ कोरिया से हमको टेक्नोलॉजी मिली थी और इंडिया में इसे बनाता है L&T यानी कि लार्सन एंड टूब्रो बनाता है, और साउथ कोरिया की हनवा एरोस्पेस ने हमको टेक्नोलॉजी दी थी। नेक्स्ट, आर्टेमिस 3 मिशन दोस्तों में जा रहा है, 4 यात्रियों को लेकर जा रहा है। कौन से यान में बैठकर ये जाएंगे? तो हमने बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ा था, है ना, कि अंतरिक्ष में ऑलरेडी एक घर है, यहां से जाएगी गाड़ी, घर पे रुकेगी, और उस घर से बाकी गाड़ी लेकर दोस्तों अंतरिक्ष में जाएंगे। 2 गाड़ियां खड़ी है वहां पर, एक स्पेस एक्स की, एक ब्लू ओरिजिन की, सब पढ़ा हुआ है। तो ओरियन में बैठकर जाएंगे दोस्तों, ये ओरायन में बैठकर जाएंगे। 4 कौन कौन है? ये 4 हैं दोस्तों, रैंडी है, लूका है, आंद्रे है, फ्रैंक है, और एक बैकअप रखा है जिसका नाम है बॉब, कि अगर कोई बीमार वगैरह हो गया तो ये। तो रैंडी, लूका, आंद्रे, फ्रैंक और बैकअप में बॉब। तो ये तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ लिया था यार। चलिए नेक्स्ट, ले भैया, ये थी आज की क्लास। अब भैया आज कोई सवाल नहीं है, आज कोई जवाब नहीं, जो कल सवाल दिया था उसका जवाब दोस्तों मैं कल बताऊंगा मंडे को क्लास में। लेकिन अब दिल पर हाथ रखना और बताना, जिस बच्चे ने पूरा हफ्ता भर क्लास लगाई, बेटा करंट अफेयर हो रहा है याद या नहीं हो रहा, दिल पर हाथ रख के बताना। और अगर याद हो रहे हैं ना, तो भैया कमेंट में जरूर बता देना कि सर मजा आ गया, क्योंकि मुझे पता है मैं मेहनत कर रहा हूं, मुझे पता है आप मेहनत कर रहे हो, और अगर आपने पूरा हफ्ता क्लास लगाई है तो मैं लिखकर देने को तैयार हूं। एक एक सवाल आज आपने किया होगा, ये खासियत है हमारी क्लास की। क्लास में ही थ्योरी, क्लास में ही एमसीक्यू, क्लास में ही वीकली, और महीने के एंड में क्लास में ही मंथली। कैसे याद नहीं होगा? तो भैया ध्यान रखें, पढ़ते रहें, और मेरे को कमेंट में जरूर बताना कि कैसी लगी क्लास। सभी को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।